सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा था कि आपको विशेषण के भेद मैंने पढ़ाए थे, उसमें से आधा कॉन्सेप्ट हमने वहां पर देख लिया। अब दोस्तों, हम उसी के आगे इसको पढ़ना जारी करें। कुल मिलाकर यहाँ 3 वीडियो बन गए हैं, यानी कि यह तीसरा हमारा वीडियो है। साथ ही यहाँ पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए, ताकि आप जो भी मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाए वह आपको मिल जाए। वीडियो को शेयर करके इस मंच को और भी बड़ा कीजिए, ताकि हम लोग मिल करके हिंदी को समृद्ध और सुदृढ़ बना सकें। तो दोस्तों, हम बाकी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे संख्यावाचक विशेषण, जिसके अंतर्गत हम 2 टाइप के बारे में चर्चा किए थे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसके अंतर्गत आएगा कि जहां पर निश्चित संख्याओं के माध्यम से आपको पता चले कि आखिर वहां पर कुल एग्जैक्ट संख्या कितनी है। जैसे मैंने कहा, कक्षा में 5 विद्यार्थी उपस्थित हैं, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि यहाँ कक्षा में सिर्फ 5 ही विद्यार्थी हैं। यदि मैं यह कहूँ कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी उपस्थित थे, तो आप यहाँ पर यह समझ पा रहे हैं कि यह जो वाक्य मैंने कहा, कक्षा में कुछ विद्यार्थी उपस्थित थे, तो इससे आप यह जाहिर कर पाते हैं कि यहाँ पर जो संख्या मैंने बताई है वह बिल्कुल निश्चित नहीं है। तो ये आ जाएगा अनिश्चित वाली कैटेगरी के अंतर्गत। यहाँ पर मैं आपको जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसके भी पाठ करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसके जब हम पार्ट बनाएंगे तो इसके कुल मिलाकर के 5 भाग होते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहला जो आएगा वह आएगा दोस्तों हमारा गणनावाचक विशेषण। और यदि हम दूसरा देखें तो दूसरा हमारा आएगा क्रमवाचक। अब यहाँ विशेषण का अर्थ है संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर आप देखेंगे आवृत्तिवाचक विशेषण। और यही चौथा आएगा हमारा, जो कि होगा समुदायवाचक। अब पांचवा जो हमारा और आखिरी आएगा वह आएगा प्रत्येकवाचक विशेषण। अब इनके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देखते हैं गणनावाचक, तो गणनावाचक में क्या आएगा? तो दोस्तों, जहां पर हम कोई काउंटिंग कर रहे हो, यानी कि नंबर वाला सिस्टम यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आएगा 1 से लेकर के जो भी जितनी भी संख्याएं हैं, 2 3 4 5 6, यानी इस तरह से जहां जहां भी आपको संख्याएं नजर आएंगी जिस भी वाक्य में, वहां पर होगा गणनावाचक विशेषण। जैसे 10 आदमी, 5 आदमी, 50 आदमी, 10 बच्चे, 50 लड़कियां, 10 सड़कें, 2 सड़कें, 25 गाड़ियां, कुछ भी आएगा इस तरह। जहां पर संख्या का प्रयोग होगा वह हो जाएगा आपका गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर एक और इसका पार्ट बन जाता है गणनावाचक का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं गणनावाचक विशेषण। तो इसके फिर आगे चल करके 2 पार्ट हो जाते हैं। तो 2 में
तो पहला हो जाएगा पूर्णांक बोधक और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपूर्णांक बोधक। तो अभी आपने देखा कि यहां पर इसके फिर दो भाग हो गए। कौन सा? ये गणनावाचक जो हमारा विशेषण है इसके भी दो पार्ट हो गए, यानी कि संख्याओं में भी आपको दो टाइप पढ़ने पड़ेंगे। पूर्णांक का बोध कराएंगे और दूसरा जो अपूर्णांक। अब भाई पूर्णांक के अंतर्गत वह आएंगे जो कि पूर्ण संख्याएं होंगी। जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, तो पूर्ण संख्याएं वो जैसे एक क्या है पूर्ण संख्या? पूर्ण का मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी। अब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो अब आपके दिमाग में एक बात और आ गई होगी या एक प्रश्न आ गया होगा कि आखिर जब ये पूर्णांक ये हैं यानी पूर्ण संख्या, तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि अपूर्णांक बोधक कौन सी संख्याएं होंगी। तो दोस्तों आप यहां पर पढ़ते होंगे जैसे कि पौना, सवा, ढाई, आधा। इस तरह की जो संख्याएं आएंगी दोस्तों वह होंगी अपूर्णांक बोधक। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जहां पूर्णांक वाला यहां पर मतलब गिनती जो होगी वह पूरी की पूरी होगी, यानी इसमें कोई आपको सवा या पौना ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं मिलेगा। यानी कि अगर 10 लड़के हैं तो 10 लड़के, 10 आम है तो 10 आम है, 5 किलो तो 5 किलो। तो जो भी संख्या आएगी वह आएगी पूर्णांक वाली, यानी कि फुल की फुल आएगी, पूरी की पूरी। लेकिन जब हम अपूर्णांक बोधक वाले में आएंगे तो यहाँ पर आएगा आपका जैसे 2.5 सेर गेहूं, तो 5.25 किलो धान, या इसी तरह से आप देखेंगे 1.5 किलो आलू, या कोई भी ऐसी संख्या, या पौना, इस तरह से करके जो भी कुछ आएगा वह आएगा दोस्तों अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत। मुझे लगता है आप इतना समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूं क्रमवाचक विशेषण की तरफ। तो क्रमवाचक विशेषण में आप कैसे पहचानेंगे? तो क्रम में आप जानते हैं जैसे कोई क्रम होता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से जब हम कहेंगे तो वहां पर होगा क्रमवाचक विशेषण। यानी कि एक सीरियल में, एक लाइन में जब हम किसी क्रम वाइज कहते हैं तो इसको आप क्रम वाइज भी कह सकते हैं या क्रमानुसार, तो इस प्रकार से जब आप कहेंगे तो जैसे कहेंगे आप पहला, दूसरा, तीसरा आदि का जब प्रयोग करेंगे तो वह दोस्तों आएगा क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत। तो यहां पर दोस्तों हम जो पहला हुआ ये हो जाएगा हमारा क्रमवाचक विशेषण, या दूसरा जैसे कि हमने कहा पहला लड़का, या चौथा लड़का, या चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, चौथी गाड़ी, चौथी लड़की, चौथा आदमी, चौथा जानवर, या जो भी कुछ इस प्रकार से जब हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस तरह से जब हम गिनते हैं या इस प्रकार का जो शब्द हम प्रयोग करते हैं वहां पर जो विशेषण होगा वह दोस्तों क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करता हूं आपको यह भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो मैं थोड़ा सा चलता हूं आगे, जो कि आवृत्तिवाचक विशेषण। अब आवृत्ति का मतलब यह है कि जो चीज जैसे मान लिया 2 है और फिर 2 आया तो क्या हो जाएगा, यानी कि गुणा हो जाएगा। तो इस तरह से बन जाएगा 4। तो इसी प्रकार से जैसे जितनी जितनी बार आता रहेगा उतना उतना हम इसमें गुणा करते रहेंगे। तो अभी आवृत्ति का मतलब आप थोड़ा सा समझे होंगे। अब मैं आपको आइडिया देता हूं कि जब भी आपको कहीं पर भी गुणा शब्द एकदम लास्ट में आए, यानी कि जैसे हम कहते हैं 1 गुना, 1 गुना, या 2 गुना कह देते हैं। जैसे हमने कहा वह हमारे 2 गुना ज्यादा पैसे रखता है, या उससे मैं 4 गुना ज्यादा पैसे रखता हूं, या मैंने कह दिया कि उससे 20 गुना ज्यादा मेरे पास गाड़ियां हैं।
तो आपने जो देखा जो गुना मतलब कि उसके मल्टीप्लाई में जब कोई बात हो रही है यानी गुणे में बात हो रही है, वहां पर जो आपका विशेषता बताई जा रही है वह दोस्तों आवर्तीवाचक विशेषण के अंतर्गत बताई जा रही है, यानी कि वहां पर होगा आवर्तीवाचक विशेषण। तो आप जब भी इस आवर्तीवाचक विशेषण को देखेंगे तो उसमें आपको लास्ट में जो गुना शब्द है यह आपको जरूर लगा हुआ दिखाई देगा, यानी कि 1 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना 50 गुना 20 गुना 100 गुना जो भी कुछ आएगा वो आपको एकदम लास्ट में गुना के रूप में ही दिखाई देगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं समुदायवाचक विशेषण को। तो यहाँ पर समुदाय में ऊपर देखा आपने आवृत्ति में गुना चल रहा था, लेकिन अब समुदायवाचक में क्या होगा। समुदाय जैसा कि आप जानते हैं समुदाय क्या है, एक जगह इकट्ठा होता है, यानी कि जो आपका कोई ग्रुप होता है, कोई समूह होता है। इस प्रकार से दोस्तों ये समुदाय का भी कॉन्सेप्ट चलता है। आप एक बार समझ लेंगे तो आपको जिंदगी में कभी भी ये फिर पढ़ने या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि समुदाय मतलब इकट्ठा होना यानी कि समूह का निर्माण करना। तो समूह कैसे निर्मित होगा, जैसे कि मान लिया ये 2 लड़के हैं, अब ये लड़के मान लीजिए आप, ये 2 लड़के हैं और मैंने कहा दोनों, तो क्या हुआ, इनका एक समूह हो गया। इसी तरह से अगर कोई 5 चीजें हैं और मैंने कहा पांचों, तो ये क्या होगा, एक समूह बन गया। कोई भी वाक्य होगा वहां पर इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग होगा और इनके माध्यम से कोई विशेषता बताई जाएगी, जैसे कि 5 लड़के कक्षा में उपस्थित थे। अभी मैंने ये नहीं बताया कुल मिलाकर कितने थे, सिर्फ मैंने एक ग्रुप की ओर इंडिकेट कर दिया है कि भाई फला ग्रुप, यानी कि वो 5 लड़के कौन से। अब उसमें कोई अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, हालांकि बुरा तो कोई नहीं होता है, सब विचारों का खेल है। तो अगर मैंने सिर्फ इतना कह दिया जहां पर किसी ग्रुप को मैंने निर्मित करने संबंधी कोई उच्चारण किया है, तो वहां पर आपका होगा समुदायवाचक विशेषण। तो दोस्तों इसमें आएगा आपका जैसे कि वे दोनों या ये दोनों या 5 10, यानी यहां बहुवचन वाला कॉन्सेप्ट यहां चलेगा। इसी तरह से 4। तो जहां भी आप देखेंगे इस तरह से शब्द आएंगे और यह वाक्य में उपस्थित होंगे और इनके माध्यम से किसी चीज की विशेषता बताई जाएगी। जैसे मैंने कहा कि कक्षा में 5 लड़के उपस्थित थे, तो यहां पर जो लड़कों की विशेषता मैंने 5 बताया है, यानी एक ग्रुप का जो निर्माण किया है, एक समुदाय मैंने बना दिया है, वही दोस्तों यहाँ जो 5 शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा आपका समुदायवाचक विशेषण। मुझे लगता है अब आप इसे समझ गए होंगे। अगर आपको इसमें पहचान का कॉन्सेप्ट देखना है कि मतलब आप कैसे पहचानोगे, तो भाई इसमें आप देख रहे हैं एकदम लास्ट में ओ आता है, यानी कि तो आप इसको आप लिख सकते हो कि जहां एकदम लास्ट में यानी कि जो कोई संख्या होगी उसके लास्ट में ऊ लगा हो, तो वहां पर जो आपका विशेषण आएगा वह आएगा समुदायवाचक विशेषण। यह एक पहचान आप लिख सकते हैं या ट्रिक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रत्येक वाचक विशेषण, इसी को आप प्रत्येक बोधक विशेषण भी कह सकते हो या कहते हैं प्रत्येक बोधक विशेषण। तो दोस्तों इसमें जो है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अगर हम इसका प्रतिधन 1 बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्येक, तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट चलेगा वह ठीक उसी तरह चलेगा जैसे कि आपका गणनावाचक में चलता था पूर्णांक के अंतर्गत, यानी कि 1 2 3 4 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका जो चलेगा वह चलेगा योजक चिन्ह के साथ। जैसे कि आप लिखते हैं 2 2 3 3, जैसे कि वहां पर 2 2 किलो चावल मिल रहे थे, या फिर आप देखेंगे वहां पर 5 5 लड़के खड़े थे, वहां 10 10 गाड़ियां खड़ी थी, वहां एक एक को गाड़ी दी गई,
या वहां पर उपस्थित प्रत्येक आदमी को 1-1 रुपया दिया गया। इस तरह की आपकी जो चीजें आएंगी वह दोस्तों आएंगी जो प्रत्येक बोधक विशेषण होगा, या उसे आप प्रत्येक वाचक विशेषण भी कह सकते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं, एक साथ में योजक चिन्ह होगा, यानी कि जिस तरह से द्वंद्व समास में आपने देखा होगा योजक चिन्ह होता है माता पिता, तो ठीक उसी तरह से इसमें भी ये योजक चिन्ह वाला कॉन्सेप्ट चलता है। 4 4 अब आपने देखा, जब मैंने आपको गणनावाचक विशेषण बताया था वहां पर मैंने पूर्णांक और अपूर्णांक के बारे में बताया था। तो अब आप सोचने लगे होंगे कहीं वो ये वाला तो उसमें तो नहीं आएगा। तो भाई उसमें नहीं आएगा वह इसलिए कि वहां पर एक में ही था। यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वह दोस्तों योजक चिन्ह के साथ दिखाया गया है। सवा अलग है, एक अलग है, ठीक है। तो आप उसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो अब आप समझ रहे हो, जो लोग ये बोलते हैं कि हिंदी बहुत सरल विषय है, लेकिन दोस्तों इसका व्याकरण आप देख पा रहे हैं कि अगर आप समझ जाएं तो बहुत सरल विषय है, लेकिन जिस तरह से लोग समझते हैं कि ना ये बहुत ही सरल विषय है, तो उतना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो जरूर ये सरल हो जाएगा यदि आप ध्यान देंगे तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यहाँ काम करता है। यहाँ पर जो हमारा ये पूरा पांचों का पांचों भाग था ये समाप्त हो गया, यानी कि जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण था वह दोस्तों समाप्त हो गया। अब हमारा शुरू होगा आगे अनिश्चित। तो मैं यहां लिख देता हूं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो चलो हम उसको भी यहां पर देख लेते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो आ का मतलब हो जाएगा नहीं। अब निश्चित का मतलब निश्चित यानी कि कंफर्म, और संख्या का मतलब तो संख्यावाचक, मतलब जो संख्या का बोध कराए वह विशेषण। यानी कि यहां पर उस विशेषण की बात की जा रही है जो कि संख्यावाचक तो है लेकिन वह निश्चित नहीं है, यानी कि जिसकी कोई यहां पर बिल्कुल एकदम फिक्स कोई वैल्यू नहीं डिफाइन की गई है, यानी कि वह ऐसी जहां पर अनुमान लगाया जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि विशेषण का कार्य कर रही संख्या जब निश्चित ना हो या उसका अनुमान लगाना पड़े तो वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। आपने यहां पर देखा कि विशेषण का कार्य कर रही संख्या जब निश्चित ना हो या उसका अनुमान लगाना पड़े तो वहां अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। वह कैसे? तो दोस्तों यहां पर हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बस में बहुत भीड़ थी, या फिर दूसरा देखेंगे, बस में कुछ यात्री
बैठे थे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने भीड़ के बारे में क्या बताया कि भाई बहुत भीड़ थी। अभी संख्या कोई यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो मैं यहाँ जो बहुत भीड़ का प्रयोग किया गया है, तो भीड़ कितनी थी यानी कि संख्या आपको नहीं पता चल पा रही है, और यहाँ पर सिर्फ आप अनुमान लगा रहे हैं। अब बहुत कितना होता है तो आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि बहुत कितना था, मतलब कितना भरी थी यानी कितनी भीड़ थी, आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कोई हाँ बहुत थी बस, यानी एक अनुमान आपने लगाया। किसी प्रकार से आपने देखा कि बस में कुछ यात्री बैठे थे, तो भाई कुछ कितने, 2 4 5 10 20 50 100 ऐसा कुछ तो है नहीं। अब इसने कुछ कहा तो कुछ में कुछ भी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, एक अनुमान है यानी कि निश्चित नहीं है, ना तो निश्चित है और यह क्या है, तो ये अनुमान है। यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है उसमें वही आएगा जिसे आप लोग गिन सकते हो, साथ ही तौल सकते हो या फिर माप सकते हो। माप का मतलब समझ सकते हैं 2 मीटर 4 मीटर 20 मीटर यानी कुछ मीटर, इस तरह का जब आपका इसमें प्रयोग किया जाएगा तब हो जाएगा ये। और इसी तरह से तौलने में आपका आ जाएगा कि 2 किलो 5 किलो 4 किलो इस तरह करके, यानी कुछ किलो या इस तरह से जो भी शब्द आएंगे। और गिनने में आने से गणना वाली कोई चीज है, गिनना में अनिश्चित में, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ यात्रियों को क्या आप करेंगे तो गिन सकते हैं आप। इसी तरह से अन्य भी शब्द होंगे जैसे कि कुछ जानवर या कुछ गाड़ियां, यहाँ जहाँ कुछ कुछ शब्द होगा आप वहां पर देखें जो गिनने के संबंध में हो, तो ये जो 3 आपकी कंडीशन है वह होनी चाहिए, तभी आपको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपको वहां पर लगाना है। अगला जो विशेषण का टाइप है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं, जो कि है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, तो इसमें दोस्तों जैसे कि नाप तौल की जो इकाइयां होंगी वही आएंगी दोस्तों। अब इसमें जो होता है तो आप लिख सकते हैं इसको, जब कोई नाप तौल, अब नाप को आप माप भी लिख सकते हैं, माप तौल आप जो चीज समझें वो लिख सकते हैं। तो नाप तौल की इकाई विशेषण का कार्य करे तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब कोई माप तौल की इकाई विशेषण का कार्य करे तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब दोस्तों इसमें से आप देखेंगे जब किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ कोई नाप तौल यानी कि माप तौल की इकाई आए जो उस संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताती हो तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने बाजार से 5 किलो आम खरीदे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ में कोई माप तौल की इकाई आए और वह संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताए तो दोस्तों वहां पर आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो दोस्तों आपने देखा आम यहाँ पर संज्ञा है और दोस्तों इसके साथ में आया है 5 किलो, ये मात्रा है। तो दोस्तों इस 5 किलो की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा।
उसने कोट के लिए 20 मीटर कपड़ा खरीदा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो यहां पर संज्ञा शब्द कपड़ा और इसके साथ में आया है दोस्तों आपका परिमाणवाचक शब्द। तो दोस्तों यहां है 20 मीटर, तो इसलिए दोस्तों ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास एक बीघा जमीन है। तो आपने देखा कि जमीन संज्ञा है और यह परिमाणवाचक यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यानी नाप तौल की जो इकाई है उसके अंतर्गत जब कोई चीज आएगी यहाँ परिमाणवाचक होगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एक बीघा आ गया, तो यही दोस्तों आपका क्या है, यही हो जाएगा परिमाणवाचक। अब इसी में एक हम और उदाहरण यदि देखें, जैसे कि उसने कुछ किलो अमरूद खरीदे। तो आप देखेंगे यहां पर भी ये परिमाणवाचक आप विशेषण का उदाहरण देख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये अमरूद जो है वह संज्ञा है और आपको मैं पहले ही इस बारे में बता चुका हूं। तो ये भी परिमाणवाचक विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ लिखा, यानी कि ये हो गया आपका अनिश्चित। और दूसरा आप यहाँ पर देख रहे थे जैसे 1 बीघा या 10 मीटर 5 किलो, ये तो भैया बिल्कुल है निश्चित। तो इस प्रकार से अब हम आगे इसके भी भेद पढ़ेंगे। तो इसके भी आप भेद देखेंगे कि एक होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा होगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के यदि हम भेद देख लें कितने होंगे, तो आप देखेंगे पहला जो होगा वह होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरा हो जाएगा हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से इसके दो हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो जब विशेषण का कार्य करने वाली इकाई निश्चित हो, वहां निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो आप देखेंगे कि जब विशेषण का कार्य करने वाली इकाई निश्चित हो तो वहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो इसका हम उदाहरण भी यहां पर देख लेते हैं, जैसे कि 340 वर्ग गज का
मकान। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो यह 340 वर्ग गज है, तो यहाँ पर इसकी मात्रा जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वर्ग गज यानी कि इसको मापने वाली इकाई का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है। पहली बात तो जो मकान की विशेषता है वह कितना है, तो 340 वर्ग गज। तो इस तरह से यह एक विशेषण हो जाएगा। दूसरी बात ये क्या हो जाएगा, एक तो विशेषण हो गया, दूसरा क्या है, इसको हम माप सकते हैं, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक। अब यहाँ तीसरी बात इसमें देखते हैं कि यह जो परिमाणवाचक है वह बिल्कुल फिक्स है, यानी कि यह जो है 340 वर्ग गज का मकान जो है वह दोस्तों बिल्कुल आपको निश्चित किया गया है कि यह 340 वर्ग गज है। तो यहां हो जाएगा आपका निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। तो इस प्रकार से आपने देखा यहां पर, तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से काम करता है। इसी तरह से आप चाहें तो आप दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे मोहन ने 5 मीटर पॉलीथीन खरीदी। आपने देखा कि यहां पर कि यह जो 5 मीटर है यह आपकी माप है, यानी कि परिमाणवाचक। आप देख पा रहे हैं कि विशेषण का प्रयोग किया गया है, और इसी के साथ ही यह जो मीटर में आपको माप दी गई है वह पूरी की पूरी दी गई है, यानी कि निश्चित है। इसलिए आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर जो आएगा वह आएगा दोस्तों निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से आप अन्य भी उदाहरण देख सकते हैं। अब मैं चलता हूं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की तरफ। अब यहां पर हम लोग देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो जब विशेषण का कार्य करने वाली मापतौल की इकाई अनिश्चित हो तो वहां पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब किस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखेंगे, तो हम एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। मैंने बाजार से कुछ किलो आम खरीदे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ आम संज्ञा है और उसके पहले ये आप देख रहे हैं परिमाणवाचक। और दोस्तों इसमें आप अनिश्चित देख रहे हैं, यहाँ पर चूंकि कुछ शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि आपकी जो मात्रा है वह एकदम बिल्कुल भी यहाँ पर आपको नहीं अनुमान, यानी कि अनुमान सिर्फ लगा रहे हैं और बिल्कुल एकदम आप दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि आपके जो आम है वह कितने किलो हैं। तो इसलिए दोस्तों यह अनिश्चित है, इसी वजह से दोस्तों यह जो होगा वह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी प्रकार दुकानदार ने कुछ मीटर कपड़ा बेचा। तो आप देखेंगे यहाँ ये संज्ञा आप कपड़ा और इसके पहले लगा है परिमाणवाचक। अब परिमाणवाचक में जो कुछ शब्द है यह बिल्कुल अनिश्चित कर रहा है कि कितने मीटर है, तो आप निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दोस्तों यह बन जाएगा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। इस परिमाण वाचक में एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं यहां पर लिख देता हूं। यदि संज्ञा द्रव का बोध कराने वाली हो और उसके साथ विशेषण में माप तौल की इकाई ना लगी हो तो भी वह परिमाण वाचक विशेषण ही होगी। तो अब आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब यहां सिर्फ मैं इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण नहीं, मैं सिर्फ जहां पर ये परिमाणवाचक की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर दोस्तों आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है? जो कि मैंने यहां पर लिखा है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आप इसको देख लीजिए, और नोट करना है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो मैंने यहां पर लिखा है कि यदि जो संज्ञा है वह द्रव का बोध कराने वाली हो और उसके साथ विशेषण में माप तौल की इकाई ना लगी हो तो भी वह परिमाणवाचक विशेषण ही होगी। अब कैसे होगी? तो दोस्तों हम यहां पर एक उदाहरण देख लेते हैं, जिससे आपका बिल्कुल एकदम जो डाउट है वह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं। श्याम ने कुछ जूस को आप शरबत लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पिया। तो आप यहां पर देखेंगे, यहां पर कोई भी आपको परिमाणवाचक चीज तो नजर आई नहीं, लेकिन चूंकि आप शरबत को ग्लास में डाल करके पीते हैं या फिर किसी अन्य माध्यम से पीते हैं, लेकिन ये जो द्रव, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि यदि संज्ञा द्रव का बोध कराने वाली हो, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ जो शरबत है ये क्या है? ये है तो एक संज्ञा, और ये किसका बोध करा रही है? तो ये द्रव का बोध करा रही है। शरबत क्या है? ये तरल पदार्थ है, तो यहाँ द्रव का बोध हो रहा है। तो यदि आपको जो संज्ञा है वह द्रव का बोध कराने वाली हो तो उसके साथ जो विशेषण आएगा, अब जूस का, यहाँ पर जूस या शरबत की विशेषता क्या है? वह कुछ है। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जूस को आप लोग क्या कर सकते हैं? तो आप इसको माप सकते हैं। कैसे? लीटर में। तो दोस्तों यह परिमाणवाचक है। तो यहां पर लिखा है कुछ, तो ये तो है भाई अनिश्चित, तो इसलिए ये हो जाएगी अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत। वहीं अगर हम इस कुछ को हटा देते हैं और इसकी जगह कुछ फिक्स कर देते हैं, तो हम लिख देते हैं 1 लीटर। तो अब आपने देखा श्याम ने 1 लीटर शरबत या जूस पिया। तो दोस्तों यह जो है यह एकदम आप बिल्कुल कंफर्म कर सकते हैं, कहने का मतलब कि यह आप बिल्कुल निश्चित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपका जो वाक्य है, यहाँ पर जो 1 लीटर आया है, तो ये हो जाएगा आपका निश्चित।
निश्चित परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत। हर एक चीज को आप लोग बारीकी से समझ लें ताकि दोस्तों आपको कोई भी कठिनाई ना हो। जब भी कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसका जो उत्तर है वह भली भांति दे सकें, मेरी यही कोशिश है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देख लिया है दोस्तों। मैं अब एक चीज यहाँ पर लिखा देता हूँ, वह आप लोग लिख लीजिए या नोट के अंतर्गत आप इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों खाद्यान्न मतलब खाने पीने की जो भी चीजें होती हैं, फल और सब्जियां, ये अपने रूप जो मूल रूप होता है इनका ये परिमाण ही होता है। परिमाण मतलब इनको यानी कि तौला भी जा सकता है और साथ में मापा भी जा सकता है। तौला वो जाएगा जो कि ठोस रूप में होंगी, साथ ही जो तरल रूप में होंगी तो वह दोस्तों आप उनको लीटर में माप सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ एक उदाहरण दिखा देता हूं, जैसे कि श्याम ने कुछ सब्जियां बेची। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो सब्जियां हैं ये परिमाणवाचक और कुछ आपको लगा तो ये अनिश्चित कर रहा है, यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक। वहीं पर अगर ये एकदम फिक्स कर दिया जाए कि 5 किलो 10 किलो तो आप देखेंगे वो हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। इसी तरह से अगर हम दूसरा एक उदाहरण ले, दुकान पर 20 किलो सेब रखे हैं। आपने यहां पर देखा कि दुकान पर 20 किलो सेब रखे हैं। तो यहां पर सेब क्या है, फल है एक, और सेब है संज्ञा। अब यहां पर जो किलो है आप देख पा रहे हैं कि यह परिमाणवाचक है, यानी कि परिमाण है, और कितना तो 20, ये निश्चित कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक आपको विशेषण देखने को मिल रहा है। अब यहाँ हम एकदम सबसे आखिरी देखते हैं विशेषण, जो कि होगा आपका गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन यदि आपको इसको एक पार्ट में नहीं देखना तो आप 2 पार्ट में भी देख सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि गुण, गुण का मतलब क्या है। तो गुण में आप देखेंगे इसमें आपका दशा, उसके साथ ही स्वभाव, इसके साथ ही गुण, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो गुण में जैसे कि आप देखेंगे वह अच्छा आदमी है, वह बुरा आदमी है, इस तरह की चीजें आप इसमें देखेंगे। तो इसको हम लिखने के लिए अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि वह विशेषण, वह विशेषण जो किसी संज्ञा के गुण, स्वभाव या दशा का बोध कराता है, उसे ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यहां पर हम कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सुंदर लड़का। तो लड़का की आप विशेषता देख पा रहे हैं, सुंदर। और सुंदर कैसा, तो उसकी दशा आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके गुण दिखाई दे रहे हैं, या उसका स्वभाव दिखाई दे रहा है। तो सुंदर लड़का, तो उसकी दशा आपको दिखाई दे रही, भाई सुंदर है कि कुरूप है, कैसा है। इसी तरह आप देखेंगे दूसरा यदि हम देखें तो हो जाएगा झगड़ालू लड़का।
तो यहाँ झगड़ालू क्या है, उसका स्वभाव है। इसी तरह से आप देखेंगे ईमानदार लड़का, तो आप देखेंगे यहां पर ईमानदार जो है तो वह इनका गुण है, किसका, इस लड़के का। इसी प्रकार से और भी यदि आप देखना चाहें तो जैसे कि जर्जर भवन, तो आप देखेंगे जो जर्जर है यह दशा दिखा रहा है भवन की, यानी कि घर की दशा दिखा रहा है कि जर्जर है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे। या फिर क्रोधी हो गया, या प्रेमी हो गया, मिलनसार हो गया, इस तरह के जो शब्द आएंगे ये सब गुण के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे कड़वा हो गया या मीठा हो गया, इसी से मृदुभाषी हो गया, और इसी तरह से कटुभाषी या दुर्वचन वाला व्यक्ति, या इसी तरह हम लिखते हैं स्वस्थ लड़का। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं, यह आपको दशा के बारे में पता चला कि स्वस्थ है यानी बीमार है, या स्वस्थ है कैसा, जो भी कुछ है वह आपको यहाँ दशा के बारे में आपको इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गुणवाचक विशेषण बनने की स्थितियों के बारे में। अब इसे आप गुणवाचक विशेषण बनने की स्थितियां या फिर गुणवाचक जो विशेषण है उसको होने की स्थितियां भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ एक चीजें, जैसे कि काल, एक तो काल के आधार पर, तो इसमें जैसे कि कोई चीज हो जाएगा नया, पुराना, पिछला, अब पिछला का मतलब है जो कि बाद के समय का, इसी तरह से अगला, इसका मतलब पूर्व समय का, पहले। इसी के साथ टिकाऊ, मौसमी, ये आते हैं काल में। इसके साथ ही अब हम देखते हैं जो कि होगा स्थान के अनुसार, स्थान। तो स्थान में आएगा आपका जैसे भीतरी, बाहरी, भाई भीतरी स्थान या बाहरी स्थान। इसी तरह से आपका आएगा पूर्वी, पश्चिमी, कहते हैं ना पूर्वी कोने में या पश्चिम वाले कोने में इस तरह के जो चौरस बोलते हैं भाई, वहां पर एकदम चौरस मिलेगा, मतलब चौकोर। जैसे उजाड़ है ना, उजाड़ स्थान, वहां कोई ना रहता हो, उजाड़। इस तरह से आपका स्थान के आधार पर आप देखेंगे कि बनने की स्थितियां। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ आकार के आधार पर। आकार में आप देखेंगे जैसे गोल होगा, चौकोर होगा, सुडौल होगा, सीधा होगा, टेढ़ा होगा, इस तरह से चौड़ा, लंबा, सीधा, सुडौल, गोल, तिरछा, आदि होंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से आप देखेंगे आकार के बाद में आपका आ जाएगा जैसे कि रंग, रंग के आधार पर। तो रंग में जैसे आता है कि काला, पीला, नीला, लाल, हरा, जो भी कुछ है उस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे काला, पीला, साथ ही हल्का और गहरा भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, मतलब गहरा रंग या कम गहरा रंग, इस तरह से भी ये
आएगा। फीका होगा, चमकीला होगा, चमकीला, फीका या गहरा। यहाँ रंग के संबंध में है, ये कोई गहराई के संबंध में नहीं है। इसी तरह से नीला आदि जो भी रंग से संबंधित होगा यानी रंग आएंगे। ठीक इसी प्रकार से दूसरा यदि हम देखें दशा के रूप में, दशा के आधार पर, तो अब दशा के आधार पर जैसे कि होगा मोटा, पतला, दुबला, इस तरह। मोटा, मोटा एक दशा है, दशा मतलब अवस्था। मोटा हो गया, पतला हो गया, इसी के अंतर्गत बीमार आ जाएगा, इसी में पालतू भी आ जाएगा, इसी में स्वस्थ आ जाएगा, इसी में आपका गीला आ जाएगा, गीला, सूखा, इसी में आ जाएगा गरीब, तो साथ में अमीर भी आ जाएगा है। आदि जो भी आपको देखने को मिलेगा ये सब दशा के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद दशा के बाद हम गुण देख लेते हैं। गुण के आधार पर तो गुण में आप देखेंगे भाई भला, बुरा, शांत, इस तरह से आपके आएंगे। विदुषी, विद्वान, दयालु, क्रोधी, इसी तरह से प्रेमी, साथी, झूठा, दुष्ट और खड़ूस आदि शब्द इसी के अंतर्गत आएंगे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि न्यायी, दयालु, दुष्ट, झूठा, सच्चा, नेक, ईमानदार, बेईमान, भला, बुरा आदि जो शब्द इसमें आएंगे यह सब दोस्तों गुण के अंतर्गत आएंगे। यानी कि गुण के जो गुणवाचक विशेषण बनने की स्थितियां होंगी वह कुल मिलाकर के यह स्थितियां होंगी जो कि 6 हैं। नंबर 1 पर काल, नंबर 2 स्थान, नंबर 3 आकार, नंबर 4 रंग, नंबर 5 में दशा आ जाएगी और नंबर 6 के अंतर्गत आप गुण देखेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर यह जो पूरा कॉन्सेप्ट है मैंने आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर जो भी कुछ मैंने आपको बारीकियाँ समझाई हैं वह समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसका सल्यूशन जरूर करूँगा। दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि हमारा मोटिवेशन हो सके और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से आगे भी काम करता रहूं। साथ ही वीडियो को शेयर करके इस मंच को और भी बड़ा करें ताकि हम लोग हिंदी को और भी सशक्त और समृद्ध बना सकें। यह वीडियो भले ही काफ़ी लंबा हो गया हो लेकिन दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर विशेषण का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया है। तो मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।